तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th केमिस्ट्री से चैप्टर वाटर का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और स्टार्ट करेंगे हम यहां पे सॉल्युबिलिटी से। तो लास्ट चैप्टर में हमने आप लोगों को सॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो करवा दी थी और अब थोड़ी बहुत हम उसी से रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं आगे जाने वाले हैं जिसको कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो प्लीज़ सॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, है ना, उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, इस वाली वीडियो पे आइए। सॉल्युबिलिटी की अब हम बात कर रहे हैं तो देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है वो चीज़ हम आपको सिंपल वे में समझाते हैं, ठीक है ना। सिंपल वे में आप क्या कीजिए, वाटर ले लीजिए और वाटर का अमाउंट फिक्स कर दीजिए। वाटर का अमाउंट क्या करना है, आपको फिक्स कर देना है। मान लेते हैं ग्राम के टर्म्स में, यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम हमने क्या कर लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ भी आप सॉल्यूट ऐड करा सकते हैं, सॉल्यूट। अच्छा, ये जो आपके पास H2O है, यहाँ पे जो H2O है वो किसका काम कर रहा है आपके पास, सॉल्वेंट का। किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। अब ये मत पूछना कि सॉल्वेंट क्या होता है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी थी। तो H2O क्या आपके पास, सॉल्वेंट है, राइट। अमाउंट फिक्स कर रखा है हमने जो कि कितना है, 100 ग्राम है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ मैं इसमें सॉल्यूट डालने वाला हूँ। सॉल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था, सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था। जब हम दोनों को मिलाते थे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार मिलता था। सेम वही काम हम यहाँ पे करने वाले। अब ये जो हमारा सॉल्यूट है, यस, ये जो हमारे पास सॉल्यूट है वो नो डाउट कुछ भी हो सकता है। लेट से NaCl लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड, नमक ले लिया हमने। नमक को हम क्या कर रहे हैं, इसमें डालना शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डाला और थोड़ा डाला और थोड़ा डाला और थोड़ा डाला, इस तरह करते 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 हो सकता है लगभग 100 ग्राम वाटर में देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। आप नमक डाल रहे हैं, 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है कि उसके बाद आप सॉल्यूट को उसमें और ज़्यादा ऐड नहीं करवा सकते एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर हमारा रूम का टेम्परेचर, उसकी बात कर लेते हैं। तो और भी ज़्यादा आप इसमें सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक को और नहीं डाल पाएंगे। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया तब आपको नोटिस करना है कि ये जो NaCl है वो कितना डिजॉल्व हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं बेसिकली। 100 ग्राम वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गई बात की सॉल्युबिलिटी है क्या। चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि 100 ग्राम हमने यहाँ पे पानी लिया, यहाँ से हमने नमक डालना शुरू किया। पहले हमने 2 ग्राम डाला, थोड़ा सा चुटक करके, है ना। फिर थोड़ी देर इंक्रीज करते 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 मान लो 20 ग्राम डाल दिया और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते करते 38 ग्राम तक पहुँच गए। तो लगभग मैं 38 पे क्यों लेकर गया 40 क्यों नहीं बोले, देखिए लगभग 100 ग्राम वाटर में 38 ग्राम सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। ये एक सॉल्युबिलिटी है। समझ में आ गई ना बात, ये एक सॉल्युबिलिटी है। तो इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी कि कितना ज़्यादा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी क्या हम बोलेंगे, जितना ज़्यादा 100 ग्राम में डिजॉल्व हो सकता है कोई 40 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है तो वहीं पे कोई 70 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात इतनी, डन है। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। इसमें कहा जाता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड। मैं किसी भी सॉलिड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड लिक्विड में या फिर गैस लिक्विड में, ये 3 तरह के हमें सॉल्युबिलिटी पढ़ने होते हैं। लेकिन अभी नहीं, बाकी चीज़ें हम आपके पास 12th क्लास में लेकर आएंगे। सॉल्यूशन नाम का एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पे हम सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करनी है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड में किस में, एक गिवन सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे 100 ग्राम वाटर फिक्स रहने वाला है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि कितना सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी, कितने ग्राम सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी, नमक की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ भी हो सकता है उसके जगह पे, कि वो 100 ग्राम वाटर को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये कहानी हो गई आपके पास सॉल्युबिलिटी की। जो जितना ज़्यादा डिजॉल्व होगा 100 ग्राम वाटर में, वो तो इसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। अब यहाँ पे जनरली वैसे तो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं सॉल्युबिलिटी की।
अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये कम डिजॉल्व हो रहा है, ये ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो 3 है, ये 3 है। हमने आपके लिए लिख दिया, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, डरिए मत। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नो डाउट हमने लास्ट वीडियो में भी बात करे थे कि दो चीज़ें आपस में मिक्स कब होते हैं, कब होते हैं, जब दोनों ही पोलर नेचर के होते हैं, जब दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, पोलर नेचर के होते हैं। वाटर वाले चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ है ये चीज़, सबसे पहला वीडियो और सबसे मतलब इससे जस्ट पहली वाली वीडियो थी, इससे पहली वाली, और उसमें सबसे पहले हमने आपको पोलर नेचर के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो जब दोनों पोलर होते हैं तो डिजॉल्व हो जाते थे, जब दोनों नॉन पोलर होते हैं तब भी डिजॉल्व हो जाते थे, लेकिन एक पोलर एक नॉन पोलर होते हैं तो बहुत कम डिजॉल्व होते हैं। समझ में आगे बात इतनी डन है, तो इसका थोड़ा याद रखिएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी सॉल्युबिलिटी कितनी होने वाली है। समझ में आ गई नहीं बात इतनी, डन है। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या आपके पास टेम्परेचर, गॉट इट। नेक्स्ट क्या आपके पास टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर का किस तरीके से डिपेंड करता है, नो डाउट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये आपके पास सॉल्यूट होने वाला है और लिक्विड के तौर पे हमने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है जो कि क्या आपके पास लिक्विड है एक तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से देख लीजिए, और ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करने वाला है। तो सॉल्यूट को आप ऐड करा रहे हो सॉल्वेंट में, सॉलिड जो सॉल्यूट है वो आपके पास सॉलिड होने वाला है और जो सॉल्वेंट है वो आपके पास लिक्विड होने वाला है। मतलब आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं कब, जब आप एक सॉलिड को एक लिक्विड में डाल रहे हैं, जब आप एक सॉलिड को एक लिक्विड में डाल रहे हैं। समझ में आ गई की बात, डन है, ठीक है। अब बात आती है सर इसमें टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। देखिए आपके पास नमक है, आपके पास क्या है, नमक है, चलिए सॉल्ट है और वाटर है, ठीक है। वाटर में आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे डाला तो 38 ग्राम डिजॉल्व हुआ, कब, जब टेम्परेचर आपके पास मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस से 50 के आसपास था, हमारे जो जनरली गर्मी में टेम्परेचर चला जाता है इतना ही डिजॉल्व होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है लाइक 80 अबाउ 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, तब ये 38 ग्राम डिजॉल्व नहीं होगा 100 ग्राम में, अब ये 40 ग्राम हो सकता है, 45 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, सॉलिड का किसमें, लिक्विड में, सॉलिड का किसमें, लिक्विड का, सॉलिड का भी लिक्विड में, और लिक्विड भी होता और लिक्विड में मिलाते तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। सॉलिड और लिक्विड को अगर मैं लिक्विड में डालता हूँ और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये दोनों और भी ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो ही जाए, और उसके पीछे का रीज़न ये होता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो H2O में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये थोड़े से ब्रेक होने लगते हैं और इनके बीच में स्पेस बनता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अंदर आते जाते हैं, स्पेस बनता जाता है, नो डाउट इस तरह के काम बनते हैं आपके पास। लेकिन वहीं पर जब आप गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, किस में, लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो घटता है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। और इसके पीछे का रीज़न है कुछ इस तरीके से, क्योंकि गैस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते वेपराइज होने लग जाता है, ऊपर जाने लगता है, एक्सपेंड होने लग जाता है, वो डिजॉल्व नहीं होना चाहता है। और इसका एक बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन आप लोगों ने सुना होगा या फिर जो गाँव के बच्चे उन्होंने देखे भी होंगे, जो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस ऐसे अगर चला जाता है 45-40 की भी आसपास की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, मछलियाँ जो होती है, जो फिशेस होते हैं, वो इनसाइड वाटर वो ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, क्यों, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो वो क्या होता है, गर्मी के दिनों में बाहर बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, लोगों को लगता है कि ये मज़े के लिए कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ऊपर आ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तालाब के पानी में वो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। समझ में आ गई बात। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, वहीं पे लिक्विड और सॉलिड के जो सॉलिड और लिक्विड के जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो मतलब बढ़िया इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। अगला आता है प्रेशर की। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, फिर से इसमें तीन चीज़ें क्या बात कर सकते हैं, सॉल्वेंट तो आपके पास फिक्स है 100 ग्राम वाटर ही है, बस इधर चेंज कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे करके। ध्यान से समझिएगा, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो
और जो लिक्विड के जो सॉल्युबिलिटी है, इसको मैं उड़ा दूँ पहले, सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लगभग नो इफेक्ट दिखाता है। मतलब आप प्रेशर बढ़ाते भी है ना तो भी आपके पास सॉलिड या फिर लिक्विड जो है वो कुछ खास चेंजेस नहीं दिखाता सॉल्युबिलिटी में, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके सॉल्युबिलिटी में, नॉर्मल रहता है, सॉल्युबल नहीं होता। बस गैस के केस में बट गैस के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं। और इसका भी एक तगड़ा सा एप्लीकेशन है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, बोतल में देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जबरदस्ती प्रेशराइज करके बंद करके ढक्कन लगा दिया जाता है, तो गैस उसमें लिक्विड में क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। कब? जब प्रेशर बढ़ाया गया। प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है लिक्विड में, लेकिन सॉलिड और गैस की जो सॉल्युबिलिटी, सॉलिड और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात है? नहीं, माइनर सा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, नेग्लिजिबल सा। समझ में आ गई होगी बात इतनी? डन है। तो ओवरऑल ये थे आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सॉल्युबिलिटी का कर्व दिखाता हूं जहां से आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। आइए देखिए, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इधर जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इधर आपके पास ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम वाटर हमने फिक्स कर रखा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब यही हमारे पास 100 ग्राम वाटर होना चाहिए, और उसमें कितना सॉल्यूट हम डिजोल्व करा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के आपके पास सॉल्यूट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे। देखिए सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एमोनिया है, सोडियम सल्फेट है। तो कुछ इस तरीके के नाम आपके पास दिए गए हैं। ये सारे के सारे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे सॉल्यूट हैं जो 100 ग्राम पानी में हम डिजोल्व कराना चाह रहे हैं। तो कौन कितना डिजोल्व होता है वो आपको यहाँ पे भी समझाते हैं इस ग्राफ के थ्रू। आपको पता होना चाहिए जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है। देख लीजिए, अच्छे से लिख दिया मैंने, 0, 10, 20, मैंने नहीं मतलब ग्राफ में लिखा हुआ है। जब ऊपर जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, किसकी? जो भी आपने सॉल्यूट ऐड कराया उसकी, इस तरह से अमाउंट, और ये ग्राम्स में होंगे सारे, ठीक है। चलिए आगे की बात समझिएगा। जैसे कि हमने बात कर ली, कोई मान लीजिए सबसे पहले वाला ग्राफ को पकड़ते हैं, इसको, ये किसकी ग्राफ है देख लेते हैं। ये पोटेशियम क्लोरेट की ग्राफ है। किसकी ग्राफ? ये पोटेशियम क्लोरेट की। अच्छा, अगर आप पोटेशियम क्लोरेट की KCl3 की देख रहे हो तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर, कुछ खास ज़्यादा चेंज नहीं आया है इसमें शार्पली, बट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया। मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी लगभग 18 ग्राम था। देख लीजिए 18 ग्राम्स था। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में लगभग 18 ग्राम, यस 18 ग्राम डिजोल्व हो जाएंगे। वहीं अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हैं 60 ग्राम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिजोल्व ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी, कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कर्व है, एक डॉटेड लाइन का और एक सॉलिड लाइन का है। तो जो डॉटेड लाइन है वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सॉलिड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? इसको, जितने भी सॉल्यूट है सॉलिड वाले उसको, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जितने भी कर्व आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी कर्व आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें आपके पास सॉलिड वाले देखिए कौन कौन से हैं। एक ये वाला है, गोला मार देता हूँ, एक ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है ना, और ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है। ये जितने भी मैंने अभी गोले मारे हैं उन सारे कर्व को आप नोटिस करेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ इसका कर्व ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है उनकी लिक्विड में। गॉट इट? लेकिन ये वाली जो डॉटेड लाइन है उसको आप अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका ग्राफ ऐसे देखने को मिलेगा, नीचे को आएगा, ऐसे आएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी पहले ज़्यादा था, कम टेम्परेचर में धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कोई सा ले लेते हैं, एक ग्राफ वाला जो डॉटेड लाइन का दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को ही देख लीजिए, ये देखो ये वाला डॉटेड लाइन है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करेंगे तो लगभग 23-24 ग्राम डिजोल्व हो जा रहा था। वहीं जैसे जैसे मैं 20 पे आया तो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ कितना, लगभग 14 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। और धीरे धीरे कम आया 50 डिग्री सेल्सियस पे तो और भी ज़्यादा कम हो गया डिजोलिटी, लगभग 7-8 ग्राम के आसपास हो गया। और भी ऐसे जाता है तो फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, लगभग कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के तक भी आपके पास 8 ग्राम के आसपास डिजोल्व होता रहता है। तो देखा भी आपने यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
सॉल्युबिलिटी तो कम हो रही है गैस की। समझ में आ रही है बात? अभी जो हमने आपको मछली वाला एक्सप्लेन करा था, ठीक है। आप अगला वाला भी देख सकते हैं। तो दूसरा देख सकते हैं आप, इसका ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेट से HCl का डॉटेड लाइन है, ये गैस के फॉर्म में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या गैस के फॉर्म में लिया। धीरे धीरे देखिए इसका कर्व ऐसे आ रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। अब बात आती है सर क्या हमें सबका याद रखना पड़ेगा? थोड़ा सा सॉलिड का आपको नॉर्मली ग्राफ बना देना है, उतना आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वैसे भी चाह के भी याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन 2-4 ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे नमक का देखिए, सॉल्ट का, ये तो भूल ही गए हम, सॉल्ट का आपको जरूर याद रखना है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। मैं समझाता हूँ, देखिए सॉल्ट का ये है NaCl का ग्राफ, ये सॉलिड वाला, सॉलिड है ये, लगभग 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 कांस्टेंट रहता है, धीरे धीरे माइनर सा चेंज आता है, थोड़ा सा बढ़ता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में लगभग 37 के आसपास डिजॉल्व हो रहा था, 10 में उतना ही लगभग है, इसमें भी इतना ही है, 30 डिग्री सेल्सियस पे उतना ही है, 40 पे माइनस था 37.5 कह लीजिए, 50 पे 38 कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, 60 पे लगभग 38 ही है, आगे भी 38.5 कह लीजिए, है ना, 39 कह लीजिए, 90 पे 39 है, 90 100 पे 39.9 है, ऐसे कर लीजिए, है ना। तो धीरे धीरे माइनर सा चेंज आया है, ज़्यादा चेंज नहीं आया है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ाता हूँ, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तब हो सकता है कि हाँ भाई जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए। समझ में आ गई ना बात? इतनी डन है। तो यहाँ पे जो अभी आपको मैंने सॉल्युबिलिटी बताया था लिक्विड का, लिक्विड में कि भाई 40-45 हो जाएगा, तो लगभग 50-100 तक भी लगभग लगभग 38 तक ही रहता है, 38 तक ही रहता है, ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है, 39 हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हटा दीजिएगा, आपके 45 हो जाता है। तो टेम्परेचर हाँ अगर और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 200-300 के आसपास कर दूंगा, तब ये वाला भी आप अचीव कर सकते हैं सॉल्युबल कराने के लिए। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये था आपके पास ग्राफ। और अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है, देख लेते हैं क्या नाम है भाई। तो जिसका नाम है आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होगा। यस, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, ये सारे एग्जांपल है ना हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हाइड्रेटेड एग्जांपल्स होते क्या हैं, देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको क्रैम्प करनी पड़ेंगी, रट्टा मारने पड़ेंगे। तो देखिए ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो कुछ अमाउंट में, कुछ फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स को एग्जिबिट करके रखता है, अपने पास रहता है उनके पास, ठीक है ना। उन्हीं को हम हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। जैसे एक आप लोगों ने नाम सुना होगा बोरैक्स का, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। बोरैक्स में क्या होता है, Na2B4O7 रहता है, डॉट 10H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल 10 होते हैं। वहीं ग्लोबल सॉल्ट होते हैं, उसमें भी 10H2O रहता है। सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। वॉशिंग सोडा का आपने जरूर नाम सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें 10H2O 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 के वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट करके रखे हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना। वहीं आपके पास एप्सम सॉल्ट हो गया, सब में 7H2O 5H2O देख लीजिए अच्छे से क्या क्या है आपके पास, कितने कितने H2O हैं। और ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपको थोड़ी सी याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रीन विट्रोल हो गया, वाइट ब्लू विट्रोल हो गया, है ना, लाइम सॉल्ट पेटर हो गया, जिप्सम हो गया, पोटेश एलम हो गया। इसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी फिटकरी याद कीजिए, जो ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने में हेल्प करता है। तो आप लोगों ने सेविंग करने के बाद जो थोड़ा सा क्रिस्टल जैसा जो रहता है ना, पत्थर जैसा, उसको रगड़ते हुए देखा होगा आपने, ट्रांसपेरेंट से रहता है, वही है, ये कुछ नहीं है। और उसका ये आपके पास फॉर्मूला है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ऐसे याद रख लेंगे आप, ठीक है। फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 24 होते हैं इसमें। समझ में आ गई बात इतनी। अब दूसरा है आपके पास एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। अब ये एनहाइड्रस सब्सटेंसेस क्या है वो चीज देख लेते हैं। व्हेन हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस आर हीटेड एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बाद, तो वहां पे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, स्टीम बनना शुरू होगा और ऊपर उड़ जाएगा। लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उनमें से जितने भी डॉट के बाद जो H2O का अमाउंट था, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो उड़ जाएंगे स्टीम बन के, ठीक है ना, वो रहेगा ही नहीं। एंड इट बिकम्स एमोर्फस, उसके बाद वो क्या बन जाता है, एमोर्फस बन जाता है, ठीक है ना। एमोर्फस एक सॉलिड होता है जो पूरी तरह से सॉलिड नहीं रहता, बस इतनी से बात समझ लीजिए। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। एनहाइड्रस सब्सटेंसेस, एनहाइड्रस का मतलब है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, खत्म बात, ठीक है ना। एनहाइड्रस का मतलब है, मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 लिखूंगा इस तरह से। तो एनहाइड्रस लगाने का मतलब है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसको हीट करके निकाल दिया गया है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये क्या था आपके पास, वॉशिंग सोडा था, इसके क्रिस्टल्स थे। इसको आप क्या करें,
150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 100 से अबाउट डिग्री सेल्सियस तक आप इसको क्या करेंगे, हीट करना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10H2O, इसमें 10H2O भी था, ठीक है ना। ये जो 10H2O है वो गैस के फॉर्म में है ना उड़ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा और इसी को हम कहेंगे एमोर्फस सॉलिड। इसी को हम क्या कहेंगे आपके पास, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड और या फिर एमोर्फस क्रिस्टल, ऐसे आप करके बता सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात, डन है, छोटी सी चीज़ थी। तो हाइड्रस समझा दिया, हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या है, एनहाइड्रस, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, हीट करने के बाद वो उड़ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से। तो छोटी छोटी चीज़ें, अब हमारे पास जितने भी चीज़ें ना, बस एक छोटे से चीज़ होंगे, उसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे और आगे निकल जाएंगे। देखिए एफ्लोरेसेंस क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करा जाता है, एक सब्सटेंस को एक्सपोजर किया जाता है एयर में, मतलब हवा के कांटेक्ट में लाया जाता है, और वो सब्सटेंसेस से क्या होंगे, या तो वो लूज कर देता है थोड़ा सा वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। एफ्लोरेसेंस का क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए क्रिस्टल है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको आप एयर के कांटेक्ट में लाएं, हवा के कांटेक्ट में लाएं, तो हवा के कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा, उसमें से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, थोड़ा सा या फिर पूरा का पूरा अगर वेपराइज हो गया, मान लीजिए उड़ गया, है ना, वेपर्स बन के उड़ गया, तो क्या बच गया, सिंपल बच गया। तो उसी को हम क्या कहेंगे आपके पास, उस प्रोसेस को कहेंगे एफ्लोरेसेंस, और उस टाइप के जो मटेरियल बच जाता है उसको हम एफ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। कब, जब आपके पास उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है वही वॉशिंग सोडा वाला, और ये ग्लोबल सॉल्ट है, ठीक है ना। तो ये वॉशिंग सोडा हो गया, ग्लोबल सॉल्ट हो गया, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं जब एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंट मटेरियल्स। और एक होता है आपके पास डेलिक्विसेंस, और डेलिक्विसेंस भी एक आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या कहा जाता है, सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसको अगर मैं एक्सपोज कर देता हूं एयर में, तो ये आपकी बार वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, किससे, एयर से, और डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब उसमें और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं करा सकते, तो वैसा टाइप का एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर लेता है वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। और इस टाइप के एग्जांपल्स को क्या कहेंगे, डेलिक्विसेंट, ठीक है ना, डेलिक्विसेंट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंट, इसको हम क्या कहेंगे, डेलिक्विसेंट, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल है आपके पास, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं हम पोटैश, कास्टिक पोटैश कहते हैं इसको। ये कॉपर नाइट्रेट है आपके पास, और ये आपके पास जिंक नाइट्रेट है। ये कुछ एग्जांपल है, बड़े छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी कुछ भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसमें, या फिर कुछ कपड़े भी खरीदते हैं, तो उसमें मॉइस्चर से बचाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा पैकेट निकलता है जिसके अंदर लिखा भी रहता है सिलिका जेल नाम का, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो सिलिका जेल जो हमें दिया जाता है एक्चुअल में, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि वो क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर विदाउट रिएक्टिंग टू इट, उसमें बिना रिएक्शन के अपने पास उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए या फिर जो मॉइस्चर से खराब हो जाने वाली चीज़ें हैं उसमें डाल देते हैं, तो वो सारे मॉइस्चर अपने अंदर खींच लेते हैं। वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, द सब्सटेंसेस विच ऑन एक्सपोज्ड टू एटमोस्फियर, अगर मैं उसमें हवा के कॉन्टैक्ट में ला देता हूँ, नो डाउट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं ना, ज़्यादा होना चाहिए ना कम, नॉर्मल, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। इससे पहले वाले में आपने क्या देखा, यहाँ पे वो डिजॉल्व हो जा रहा था पूरी तरीके से, और अब की बार ये क्या कह रहा है, उसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता, ये फर्क है, ठीक है ना। विदाउट डिजॉल्विंग इट आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो आपको याद रखना है एग्जांपल्स में कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब यहाँ पे पेंटा ऑक्साइड कहने के बच्चे बोलेंगे सर ये तो डेका ऑक्साइड है, 10-10 ऑक्सीजन है, एक्चुअली इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है P2O5,
ठीक है ना, इसको कहते हैं हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनता है P4O10, मतलब डबल होता है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिका जेल आपके पास। तो ये क्या करते हैं, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी डिजोल्व हुए बाहर ही रहकर उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट ड्राइंग एजेंट्स और एक होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो अच्छे से समझिएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। ड्राइंग एजेंट्स को हम डेसिकेंट्स के नाम से भी जानते हैं या फिर डिसिकेटिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा जाता है ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन रेडिली मॉइस्चर एब्जॉर्ब, होगा ना यहाँ पे एब्जॉर्ब, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस विदाउट रिएक्टिंग केमिकली विथ देम आर कॉल्ड ड्राइंग एजेंट्स। तो ड्राइंग एजेंट्स हम उनको कहेंगे जो क्या करेंगे, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, किसी के साथ बिना किसी केमिकल रिएक्शन के उससे मॉइस्चर को, दूसरे सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, दूसरे सब्सटेंस से, एटमॉस्फेयर से बात नहीं कर रहा हूँ, हाइग्रोस्कोपिक में तो एटमॉस्फेयर से, लेकिन हम किसी और सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे सब्सटेंस ए वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें भरा हुआ है, दूसरा सब्सटेंस है, तो उसके साथ बिना किसी केमिकल रिएक्शन के उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, वैसे हम सब्सटेंसेस को कहेंगे ड्राइंग एजेंट्स। वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग एजेंट्स। एग्जाम्पल है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। देखिए एनहाइड्रस इन्होंने पहले लगा दिया कि वो खुद क्या होगा, सूखा होगा, समझ रहे ना, उसमें हाइड्रेटेड नहीं होगा, एनहाइड्रस होगा। समझ में आ गई बात इतनी। वहीं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी है, वहीं आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है और साथ साथ में आपके पास क्या है, ड्राई सोडियम सल्फेट भी आपके पास देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी हाइग्रोस्कोपिक ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, जितने भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया हाइग्रोस्कोपिक वाले, वो लगभग सारे ही कंपाउंड क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर क्या होते हैं आपके पास, ड्राइंग एजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उसका और इसका काम जो वो लगभग क्या है, सेम। ठीक है ना, उसका जो काम है वो ये वाला काम कर देता है ड्राइंग एजेंट्स की तरह। ठीक है, चलिए लास्ट है आपके पास एक टॉपिक जिसका नाम है आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कुछ और नहीं है, देखिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का क्या मतलब है, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिमूव इवन, ये दो बार इवन लिख दिया, हटा दीजिएगा, द केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंपाउंड्स। क्या बात है, तो इसे जस्ट पहले वाला ड्राइंग एजेंट्स क्या करता था, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालता था। लेकिन इनका कहना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का कहना है, डिफरेंस समझिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का कहना है कि भाई अगर किसी ने पहले से ही केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन हो चुका है तो मैं उसमें से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ा दूंगा। और उसका एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसका एग्जांपल है। अब देखिएगा, मान लीजिए अभी ब्लू क्रिस्टल, याद कीजिए ब्लू वेट्रोल दिखाया था मैंने आप लोगों को, लिखवाया था ना हाइड्रेटेड वाले हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस में। तो कॉपर सल्फेट .5H2O में जैसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को साइड करा, बेटा निकल, पहली फुर्सत में निकल, और हमारे पास बच गया कॉपर सल्फेट जो कि एक वाइट पाउडर बन जाता है। वो पहले देखिए क्या था, पूरा का पूरा हाइड्रेटेड वाला क्रिस्टल के फॉर्म में था। समझ में आ रही है बात इतनी। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2O ने क्या करा, दोनों आपस में, वाटर ने पहले से रिएक्शन करके बना रखा है, उसके बाद भी उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को भगा दे रहा है। समझ में आ गई की बात, डन है। सिमिलरली आपके पास ये क्या है, शुगर। तो शुगर अगर हाइड्रेटेड है, नो डाउट ये हाइड्रेटेड ही होता है, उसमें जैसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ तो वो कार्बन को अलग कर देता है और 11 मोल ऑफ H2O को बाहर निकाल देता है। ये एक बड़ा तगड़ा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी समझाया हूं। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।